स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम वर्गीकी शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी के दूसरे क्लास के अंतर्गत। वर्गीकी का पिता जो है कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, जो कि एक स्वीडन के साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। ठीक है, इनके द्वारा जीवों को समानताओं और असमानताओं के आधार पर पूरे जीव जगत को इन्होंने दो भागों में बांटा। पहला है प्लांट और दूसरा है एनिमल। दो किंगडम में इन्होंने बांट दिया। ठीक है, जीव के नामकरण की द्विनामपत्ति को भी इन्होंने ही विकसित किया था और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है सिस्टोमा नेचुरल। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि जीव के द्विनामपत्ति को किसने विकसित किया था, तो कैरोलस लिनियस ने विकसित किया था और सिस्टेमा नेचुरल पुस्तक के लेखक भी यही हैं। ठीक है, द्विनामपत्ति जो है दो शब्द पर आधारित है, दो नामों पर आधारित है। ठीक है, वंश और जाति के आधार पर। ठीक है, सबसे पहले किसी जीव का अगर नामकरण किया जाएगा तो पहला जो उसमें आधा हिस्सा जो होगा उसमें वंश का नाम होगा। जैसे होमो सेपियंस के लिए यहाँ पर बताया गया है, देखिए कि होमो सेपियंस में होमो जो है वंश के नाम को निर्धारित कर रहा है, वहीं सेपियंस जो है जाति के नाम को निर्धारित कर रहा है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति में पहला जो अंश होता है वो वंश के नाम को प्रदर्शित करता है, वहीं उसका आधा अगला भाग जाति के नाम को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर एक और चीज़ गौर करने वाली है, पूरे जगत को जो है, जगत को संघ में बांटा गया है, संघ को वर्ग में बांटा गया है, वर्ग को गण में बांटा गया है, गण को कुल में बांटा गया है और कुल फिर वंश में और वंश से फिर जाति बने हैं। ये कभी कभी सीक्वेंस में पूछ लिया जाता है कि क्रम बताइए। ठीक है, तो उसको याद करना है आप लोगों को। हम याद करके रखे हुए हैं जस वग कुल वंश जाति, जस वग कुल वंश जाति। ज से होगा आपका जगत, स से होगा आपका संघ, व से वर्ग हो जाएगा, ग से गण होगा और उसके बाद में कुल वंश जाति। याद रखिएगा, जस वग कुल वंश जाति। ठीक है, वहीं हैकल ने थ्री किंगडम की बात की थी। आप आगे देखिएगा कि एच वेटकर ने 1969 में पांच जगत में पूरे मतलब जीव जगत को निर्धारित किया था, बांटा था। ठीक है, तो धीरे धीरे क्रम से होते गया है। जैसे कैरोलस लिनियस ने दो जगत में बांटा, फिर हैकल ने एक जगत उसमें जोड़ दिया प्रोटिस्टा के रूप में और तीन जगत का निर्धारण किया। ठीक है, हैकल ने। इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि किसने पूरे जीव जगत को तीन भागों में बांटने का काम किया, तो हैकल ने किया। ठीक है, इन्होंने प्रोटिस्टा की बात की, प्रोटिस्टा एक अलग से जोड़ दिया। अगला देखिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में दिया गया है यहाँ पे, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज किसे माना जाता है, तो क्रो मैग्नन मानव को माना जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है। आर्क्योपेटेरिक्स हैं, जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी हैं। सब डेनिसोवन संदर्भ है किसका, एक आदिम जाति से संदर्भित है। कौन, डेनिसोवन। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन है, नीलहरित शैवाल है। सरीसृप का पूरा नाम क्या है, सरीसृप का पूरा नाम मिसोजोइक मध्यजीवी महाकल्प में, सरीसृपों का युग कहा जाता है मिसोजोइक महाकल्प को। वहीं उभयचर का युग कहा जाता है कार्बोनिफेरस कल्प को। मछलियों का युग कहा जाता है डिवोनियन कल्प को। याद रखिएगा, सरीसृपों का कल्प या युग मिसोजोइक, उभयचर का युग कार्बोनिफेरस और मछलियों का युग डिवोनियन है। जीवों में सबसे अधिक संख्या कीटों की है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। बैक्टीरिया को देखा जा सकता है माइक्रोस्कोप से, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को हम बायोनिक्स कहते हैं। यहाँ से पूछा जा सकता है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं, बायोनिक्स कहते हैं। याद रखिएगा। वहीं विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को हम एथनोलॉजी कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देना है, सुनिएगा। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को हम एथनोलॉजी कहते हैं। ठीक है,
आगे देखिए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिटकर ने दिया था 1969 में, इस चीज़ को याद रखिएगा। 5 जगत का निर्धारण या वर्गीकरण किसने किया था? तो R.H. व्हिटकर नामक साइंटिस्ट ने किया था। और वो 5 जगत कौन सा था, इस चीज़ को देख लीजिए। पहला था प्रोटिस्टा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है मोनेरा, या मोनेरा को पहले लीजिएगा तो प्रोटिस्टा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे पादप, चौथे पे कवक और 5वें नंबर पे आपका जंतु हो जाएगा। इसका उदाहरण देखिए, प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय जीव और यूकैरियोटिक जीव आते हैं, और प्रोटिस्टा जगत के जंतुओं में केंद्रक विकसित होता है, ठीक है। इसके उदाहरण है शैवाल और प्रोटोजोआ। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया जा सकता है कि प्रोटोजोआ जो है किस जगत के अंतर्गत आते हैं, तो प्रोटोजोआ जो है प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। वहीं अगर मोनेरा के गुणों की बात करें, हम मोनेरा की विशेषता की बात करें, तो सभी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं। जैसे इसमें प्रोकैरियोटिक आ गया, तो प्रोकैरियोटिक की विशेषता होती है कि उसमें केंद्रक अविकसित होता है, ठीक है। इसका उदाहरण हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, आर्कीबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला देखिए, यहाँ से साइनोबैक्टीरिया से एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि साइनोबैक्टीरिया जो है पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मौजूदगी के लिए साइनोबैक्टीरिया बहुत हद तक जिम्मेवार हैं, क्योंकि शुरुआती दिनों में इन्हीं के प्रयास से पृथ्वी पर ऑक्सीजन का विकास हुआ था, ऑक्सीजन विकसित हुए थे। अगला देखिए, कवक। कवक जो है संवहन ऊतक रहित होता है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या कवक में संवहन संभव है, तो नहीं, संवहन ऊतक रहित होता है, विदाउट वस्कुलर टिश्यू। थैलोफाइट्स इसके अंतर्गत आते हैं। अधिकांशतः जो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव जो है इसके अंतर्गत आते हैं, और इसमें केंद्रक विकसित होता है। जैसे उदाहरण में हम ईस्ट और मशरूम को ले लेंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा। वहीं अगर हम पादप की बात करें तो पादप स्वपोषी होते हैं, पर्णहरित युक्त होते हैं, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, आवृतबीजी और अवृतबीजी होते हैं, ठीक है। और केंद्रक विकसित होता है। जाहिर सी बात है कि जब एक यूकैरियोटिक कोशिका के रूप में होते हैं तो इनमें केंद्रक होगा ही। बहुकोशिक और यूकैरियोटिक जीव भी बहुकोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक भी होते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा, जीव नहीं बोल सकते हैं, सॉरी। जंतु के अंतर्गत देखिए, जंतु जो है बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, परपोषी होते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसमें कशेरुकी भी पाया जाता है और केंद्रक भी विकसित होता है, ठीक है। कुछ जंतु जो हैं अकशेरुकी भी होते हैं। कशेरुकी और अकशेरुकी कहने का मतलब है कि कशेरुकी उनको बोलेंगे जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और अकशेरुकी उनको बोलेंगे जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, गर्भरुधिर वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण से प्रभावित होकर एक सा रहता है। जैसे बर्ड का जो ब्लड होता है वो गर्म होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। बर्ड का ब्लड जो है गर्म होता है। देखिए, मोनेरा के अंतर्गत देखिए, इसमें केवल उदाहरण याद रखिएगा और एक आध जो पॉइंट है उसको याद रखना है, बाकी सब चीज़ों को याद नहीं रखना है, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से बहुत कम पूछे गए हैं आज तक। मोनेरा जो है, मोनेरा के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं प्लूरोनिमोनिया, ठीक है, जिसमें सेल वाल का अभाव होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। मोनेरा जगत के जंतुओं में सेल वाल का अभाव होता है और स्वयं विकास एवं प्रजनन में ये समर्थ होते हैं। आगे देखिए, साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषी अथवा स्वपोषी होते हैं। इसका अन्य नाम है नीलहरित शैवाल। उदाहरण के लिए नोस्टॉक हैं और एनोबिना है, ठीक है। आगे हम बात करें जीवाणु की, तो सरल तथा एक कोशिकीय आधजीव होते हैं। ये सभी जगह पर मौजूद हैं, इसलिए इनको सर्वव्यापी बोला गया है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो परपोषी और दूसरा स्वपोषी। अगला है हमारा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत देखिए पादप के समान प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ठीक है। इनके गुण जो हैं क्राइसोफाइटा, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है।
देखिए एक चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली है कि करोड़ों वर्ष में जमा हुए मृत डाइट्रमस के अवशेष को डाइट्रमस मृदा कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डाइट्रमस मृदा किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा करोड़ों वर्ष में जमा हुए मृत डाइट्रमस के अवशेष को हम डाइट्रमस मृदा कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर कम पूछा जाता है, इस चीज़ को याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंतु और पादप के बीच में कड़ी कौन है, या संयोजी कारक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है, तो युगलिना को जाना जाता है। ठीक है, आगे चलिए देखिए। प्रोटोजुआ जो है एक कोशिकीय होते हैं। अमीबा जो है प्रोटोजुआ का ही उदाहरण प्रस्तुत करता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और अमीबा में एक और चीज़ याद करने वाली है कि यह अलैंगिक विधि द्वारा जनन करता है। अमीबा जो है अलैंगिक विधि द्वारा जनन करता है। और पैरामीशियम ट्रिमेनोसोमा प्रोटोजुआ के अध्ययन प्रोटोजुआ विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है, गैसों के आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है, इस चीज़ को भी याद रखना है। पूछा जा सकता है कि हाइड्रा में गैसों का आदान प्रदान किस विधि द्वारा होता है, तो विसरण विधि के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला है कवक। कवक का अध्ययन जो है माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, कवक जो होते हैं पर्णहरित रहित होते हैं, यानी इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, एक गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं, जिसे हम थैलस कहते हैं, और थैलोफाइट्स के भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं। इस चीज़ को भी याद रखना है कि ये परपोषी होते हैं, ना कि स्वपोषी होते हैं। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और ये परपोषी होते हैं। ठीक है, अगर कवक जो है शैवाल के साथ मिलकर के सहजीवी संबंध बनाएंगे तो म्यूटलिज्म जिसको बोला जाता है, तो जहाँ कवक और शैवाल रहते हैं वहाँ पे लाइकेन जो है उगता है, और लाइकेन को जो है वायु प्रदूषण का सूचक माना गया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का सूचक कहा जाता है लाइकेन को। ठीक है, इनका सेल वाल याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है ये कि कवक की कोशिका भित्ति जो है सेल वाल जो है किससे बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा पादप जगत। पादप जगत के अंतर्गत जो है देखिए, पादप जगत के बारे में विशेष रूप से आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक याद रखिएगा यहाँ से कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। स्पाइरोगैरा एक शैवाल का उदाहरण है। ठीक है, ब्रायोफाइटा जल और स्थल का पादप जगत का उभयचर कहा जाता है इस चीज़ को, किसको, ब्रायोफाइटा में, क्योंकि यह जल और स्थल दोनों जगहों पे हो सकता है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। ठीक है, या वनस्पति जगत के एम्फीबियन कहा जाता है किसको, ब्रायोफाइटा को। ठीक है, ब्रायोफाइटा में संवहनीय ऊतकों की अनुपस्थिति होती है। ठीक है, और भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक जो है एस.आर. कश्यप है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला है ट्रेडोफाइटा, इसमें संवहनीय ऊतक जो है उपस्थित होती है। इसका नाम जो है वनस्पतिक सर्प है। यह बीज रहित होता है। इसके प्रमुख उदाहरण है फर्न, हॉस्टेल, मर्सिलिया। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया जा सकता है कि फर्न जो है क्या है, ट्रेडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, ब्रायोफाइटा है, इनमें से कोई नहीं, तो आपका जवाब होना चाहिए ट्रेडोफाइटा। इसलिए उदाहरण पर भी गौर कीजिएगा, फर्न, हॉस्टेल और मर्सिलिया जो है ट्रेडोफाइटा के उदाहरण हैं। उसके बाद में जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो है दो चीज़ों से मिलकर बना है, जिम्नो और स्पर्म से। जिम्नो का अर्थ होता है नग्न और वहीं स्पर्म का अर्थ होता है बीज। ठीक है, वैसे पौधे को जिम्नोस्पर्म बोलेंगे जो नग्न अवस्था में जिसका बीज रहता होगा, उसे हम जिम्नोस्पर्म कहेंगे।
ठीक है। यह बहुवर्षीय एवं सदाबहार वृक्षों में इस तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे पाइनस और साइकस है। ठीक है। पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड जो है साइकस का होता है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अगला है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एंजियो और स्पर्म से। एंजियो का मतलब होता है ढका हुआ और स्पर्म का मतलब होता है बीज, अर्थात वैसा पौधा जिसके बीज जो है ढके रहते हैं। जैसे आम, अमरूद, पपीता जो है एंजियोस्पर्म के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अगला है बीजयुक्त। बीजयुक्त जो है, देखिए बीजयुक्त को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक बीजपत्री और दूसरा द्विबीजपत्री, अर्थात जिसमें बीज के जो कोष्ठक होते हैं, फली जो होता है एक ही होगा, उसे हम एक बीजपत्री कहेंगे, और जिसमें दो खंड होंगे बीज के अंतर्गत उसे हम द्विबीजपत्री कहेंगे। ठीक है। अर्थात हम दो बीज पत्र वाले या एक बीज पत्र वाले ऐसे भी बोल के समझ सकते हैं। जैसे चना और अरहर जो है, चना, अरहर, मटर, सेब जो है द्विबीजपत्री है। वहीं एक बीजपत्री में कौन हो जाएगा आपका, धान, जौ, मक्का जो है एक बीजपत्री के उदाहरण हैं। चलिए, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा। फिर हम इसके आगे जो है जंतु जगत के प्रमुख संघ, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियो को।